वेलकम। कॉमन एरर के इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्लो स्माइल वर्कड इट्स वे क्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आईज। ए स्लो स्माइल मीन्स एक धीमी मुस्कान वर्कड इट्स वे क्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आईज क्रॉस हिज फेस। और ये दोनों जो फ्रेज है इसको एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया गया है। एंड से जोड़ा, इनटू हिज आईज, फिर क्रॉस हिज फेस। अ स्लो स्माइल धीमी मुस्कान, वर्क इट्स वे, धीमी मुस्कान ने अपना काम कर दिया। क्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आईज, उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में। इसका अर्थ हुआ द स्लो स्माइल, एक धीमी मुस्कान ने उसके चेहरे पर और उसके आंखों में अपना काम कर दिया। अब सवाल है जो इनटू हिज आईज, अब थोड़ा ग्रामेटिकली समझते हैं। इनटू हिज आईज और क्रॉस हिज फेस और एंड से जोड़ा गया। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इक्वल रैंक वाले दो वर्ड्स को जोड़ता है, या दो फ्रेजेज को जोड़ेगा, या दो क्लाउजेज को जोड़ेगा, या दो सेंटेंसेज को जोड़ेगा। जैसे ही हेल्प्ड रवि एंड अमर, रवि एंड अमर, अमर और रवि ये दोनों नाउन है और एंड ने जोड़ा दोनों को, तो दो इक्वल रैंक वाले वर्ड को जोड़ता है। एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ता है, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से जोड़ेगा, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ेगा वर्ड में। जैसे कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ देगा, या दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है, दो क्लाउजेज को भी जोड़ता है, इक्वल रैंक वाले क्लाउजेज को। मीन्स क्या, प्रिंसिपल क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ेगा, ठीक, किसमें, तो कंपाउंड सेंटेंस में, या सबऑर्डिनेट क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज से जोड़ेगा। इस तरह से यहां पर दिया इनटू हिज आईज, इस फ्रेज को इस फ्रेज से जोड़ा। ये प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है तो ये भी प्रीपोजिशन ही होना चाहिए, और यहां पर क्रॉस दिया है वर्ब, तो इसीलिए ये, और क्रॉस हिज फेस, एक क्रॉस हिज फेस का अर्थ होता है चेहरे पर, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, तो यहां पर होना चाहिए एफ क्रॉस। क्या होना चाहिए, एफ क्रॉस होना चाहिए इसको, और इन दोनों फ्रेज को एंड ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने जोड़ा। सो एरर किसमें है, इस बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, हिज एक्सप्रेशन गेव नो क्लू ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन अमंग हिज हेड। अब इस सेंटेंस का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। हिज एक्सप्रेशन, उसकी जो अभिव्यक्ति थी, गेव नो क्लू मतलब इसने कोई सुराग नहीं दिया, कोई सुराग, क्लू नहीं दिया। ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन अमंग हिज हेड मतलब उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा था, इसका कोई सुराग नहीं दिया। तो अब यहां पर दिया है व्हाट वाज गोइंग ऑन, फिर यहां पर अमंग दिया है। अमंग हिज हेड तो होगा नहीं, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा था। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए इन हिज हेड, उसके हेड मस्तिष्क में क्या चल रहा है। अब यहां पर एक चीज समझना जरूरी है, एक फ्रेज को गो ऑन को आपको समझना जरूरी है। गो ऑन के कई अर्थ होते हैं, गो ऑन के कई अर्थ होते हैं। गो ऑन लाइट के लिए भी गो ऑन का प्रयोग होता है, लाइट के लिए। स्पोर्ट में भी गो ऑन का प्रयोग होता है, ठीक, किसी सिचुएशन के लिए भी गो ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक। अच्छा, अब जैसे लाइट में, किसी शो के लिए, अगर शो हो, या मान लो कोई परफॉर्मेंस हो, ठीक ना, परफॉर्मेंस, तो इसके लिए भी गो ऑन का प्रयोग कहते हैं। जैसे द शो मस्ट गो ऑन, शो चलती रहनी चाहिए। कोई परफॉर्मर परफॉर्म करता है, जैसे ए सिंगर मस्ट गो ऑन सिंगिंग हिज ऑन वे, इस तरह से करते हैं। अब जैसे सिचुएशन के लिए, कोई सिचुएशन ऐसा है जो चेंज नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से एक ही सिचुएशन चल रहा है, उसके लिए द सिचुएशन इज गोइंग ऑन इन द सेम वे हम प्रयोग करते हैं। तो स्पोर्ट के लिए भी प्रयोग करते हैं गो ऑन का। जैसे सहवाग वाज हर्ट एंड देयरफॉर विराट कोहली हैड टू गो ऑन इन हिज प्लेस, इस तरह से प्रयोग करते हैं गो ऑन का। लाइट के लिए भी गो ऑन का प्रयोग होता है। जैसे अचानक से बिजली आ गई, कहते द बल्ब्स वेंट ऑन, अचानक से लाइट बिजली आ गई तो द बल्ब्स वेंट ऑन,
तो इस प्रकार से गो ऑन का तो प्रयोग करते ही हैं। गो ऑन का प्रयोग और भी कई अर्थों में होता है। गो ऑन के साथ अगर एट हो, गो ऑन एट समबडी, तब क्या अर्थ होता है इसका? तब अर्थ होता है किसी की शिकायत करना, किसी की शिकायत करना। गो ऑन एट, ही ऑलवेज गोज ऑन एट हिज फ्रेंड। अच्छा, शिकायत करना किसी व्यक्ति के बारे में तो गो ऑन एट होता है, और किसी वस्तु के बारे में तो गो ऑन अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से गो ऑन का। क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस इन टर्म्स ऑफ स्कार्सिटी। का इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, हम दुनिया को समझते हैं। अराउंड अस कह रहा है कि हमारे आसपास की जो दुनिया है वो आसपास की दुनिया को समझते हैं इन टर्म्स ऑफ स्कार्सिटी, अर्थात स्कार्सिटी मीन्स कमी, कमी के लिहाज से, कमी के लिहाज से हम दुनिया को, दुनिया जो हमारे आसपास है इसको हम आर्थिक रूप से समझते हैं। तो इसमें एरर क्या है? अराउंड तो होगा नहीं, क्या होगा? अराउंड, अराउंड का प्रयोग होगा, अराउंड अस होगा, अराउंड अस, यहां पर राउंड अस गलत। क्वेश्चन नंबर 4, द टू चिल्ड्रन ब्रदर एंड सिस्टर वेयर ऑन टू देयर वे टू स्कूल। ऑन टू देयर वे ये गलत है, यहां पर होना चाहिए वेयर ऑन देयर वे टू स्कूल, ऑन देयर वे टू। ये ऑन टू का प्रयोग कब होता है? जब जैसे इन टू का प्रयोग होता है, इन टू मूवमेंट दिखाता है, किसी अंदर जाते हुए, अंदर किसी चीज के अंदर जब प्रवेश करने के मूवमेंट में इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही ड्रॉप्ड द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, इनटू द मेल बॉक्स या इनटू द लेटर बॉक्स, ड्रॉप्ड इनटू, गिरा दिया किसी चीज के अंदर। ऑन टू का मतलब कोई एक्टिविटी जब किसी सरफेस पर होता है तो वहां ऑन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल, टेबल पर मूवमेंट है, जंप्ड ऑन टू द टेबल, तो उस टेबल पर है, मूवमेंट हुआ, मूवमेंट शो किया, बट मूवमेंट वाज ऑन द सरफेस, सरफेस पर मूवमेंट है तब ऑन टू होगा। किसी चीज के अंदर है तो इनटू, जैसे ही जंप्ड इनटू द वेल, इनटू द रिवर, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑन टू का प्रयोग, ऑन टू का इसी प्रकार से करते हैं, ऑन टू का प्रयोग जो अभी मैंने समझाया, ये ऑन का। अच्छा, ये भी हो सकता है द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, तो जंप्ड ऑन द टेबल का क्या अर्थ हुआ? टेबल पर है, टेबल पर ही जंप किया, तो टेबल पर है ऑलरेडी और वहीं पर जंप किया, तो इसका अर्थ हो गया जंप्ड ऑन द टेबल। लेकिन जंप्ड ऑन टू द टेबल का अर्थ हो गया तो कहीं दूसरे सरफेस पर थी, दूसरे जगह से, दूसरे प्लेस से टेबल पर जंप किया, टेबल ऑन सरफेस है, ऑन द टेबल, इसलिए जंप्ड ऑन टू द टेबल हो गया, यहाँ पर मूवमेंट को शो किया। क्वेश्चन नंबर 5, आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस, क्लोज द पैलेस, अर्थ क्या है इसका? मैंने सबसे जो शॉर्ट था उस वे से आगे बढ़ा, उस रास्ते को चुना। टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क, जो छोटा सा पार्क था उससे होकर वह रास्ता जो है फ्रॉम वन साइड टू द अदर, वो रास्ता जा रहा था, उस रास्ते को लिया थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस। अर्थ कर रहा है जो पैलेस के नजदीक था, तो क्लोज के बाद क्या होगा? क्लोज टू द पैलेस होगा, तो क्लोज टू द पैलेस, जो पैलेस के समीप था। तो पैलेस का क्या अर्थ होता है? पैलेस मीन्स महल, तो उस महल के जो नजदीक था, क्या था महल के नजदीक? जो छोटा सा पार्क था, उस पार्क से होकर जो रास्ता जा रहा था वह शॉर्टेस्ट वे था और उसी को मैंने चुना, यही इसका अर्थ है। इसमें एरर क्या है? इसमें एरर है सी। 4 में एरर क्या है? ये ऑन, ये बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो एरर है किस में है? सी में। और 3 में एरर किस में है? 3 में एरर है सी में, और इसमें बी में है ही एरर, ठीक है। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एज इट केम टू ए स्टॉप द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन लाउड वॉइस। जैसे ही यह स्टॉप पर आई, कंडक्टर ने ऊंची आवाज में पुकारा। अब स्टॉप, ईट का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ईट का प्रयोग बस के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ स्टॉप है। अब यहाँ पर देखोगे बस जो है, बस का पड़ाव, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉप बोलते हैं। और ट्रेन जो है, ट्रेन जहाँ रुकती है, ट्रेन के लिए क्या लिखते हैं? ट्रेन, वहाँ स्टेशन लिखते हैं, स्टेशन का प्रयोग करते हैं। तो यह भी आपको समझने की जरूरत है। कहा जैसे ही ये बस जो है वह स्टॉप पर आई, द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन अ लाउड वॉइस, लाउड वॉइस,
उन्हें ऊंची आवाज में कंडक्टर ने पुकारा। अब यहाँ पर ए लाउड वॉइस है, एक एडवर्ब होता है अलाउड, एक एडवर्ब होता है अलाउड, ALOUD, अलाउड, ये है एडवर्ब। अलाउड मीन्स भी, अलाउड का अर्थ और आप इसको एडवर्ब बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, लाउडली, लाउडली, ये लाउडली बनेगा, ये लाउडली एडवर्ब है, अलाउड भी एडवर्ब है, बट देयर इज डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? जैसे अलाउड का अर्थ होता है जो टू स्पीक इन अ वॉइस दैट इज ऑडिबल, इतनी ऊंची आवाज में बोलना ताकि दूसरा सुन सके, उसके लिए अलाउड का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज स्पीक अलाउड, इसका अर्थ हो गया जो कृपया आप इतनी आवाज में जरूर बोलें जो मैं सुन सकूं। और ही इज स्पीकिंग लाउडली, इसका क्या अर्थ हो गया, ही इज स्पीकिंग लाउडली मतलब वह अधिक जोर से, जितना जोर से नहीं बोला जाना चाहिए, ऊंची आवाज में बोल रहा है। तो यहाँ पर ये लाउड वॉइस को ये समझना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या, द कंडक्टर कॉल्ड ओवर, कॉल्ड ओवर तो कोई फ्रेज है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, द कंडक्टर कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट का प्रयोग, कॉल्ड आउट, द कंडक्टर कॉल्ड आउट इन अ लाउड वॉइस। अब ये करेक्ट होगा, तो ये इनकरेक्ट जो है यहाँ पर क्या है, सो सी में, सी जो है इसमें एरर है, यहाँ पर आउट होगा। अब कॉल से आप एक समझ लो कि कॉल से बनने वाले बहुत सारे फ्रेजेज हैं, जैसे कॉल एट, लिखते हैं कॉल एट। अब कॉल एट का क्या अर्थ होता है, जैसे कोई ट्रेन के लिए स्पेशली, जब कोई ट्रेन जब चलती है तो अपने सभी स्टेशन पर रुकती हुई अगर कोई जाती है, जैसे द पैसेंजर, दिस पैसेंजर ट्रेन, दिस पैसेंजर ट्रेन कॉल्स एट एवरी स्टेशन ऑन द वे, मतलब यह जो पैसेंजर ट्रेन है कॉल्स एट एवरी स्टेशन मतलब प्रत्येक स्टेशन पर रुकती हुई जाती है, तो कॉल्स एट का यही प्रयोग होगा। अब दूसरा फ्रेज जैसे कॉल बाय भी होगा, कॉल बाय का क्या अर्थ होता है, कॉल बाय मीन्स होता है टू मेक ए शॉर्ट विजिट, अब कहीं जा रहे हैं तो किसी को रास्ते में मिलते हुए आगे बढ़ जाना, जैसे ही कॉल्ड बाय मी यस्टरडे एट 7 o'clock इन द इवनिंग, मतलब वह कहीं जा रहा था तो उसने मुझसे मिला 7 बजे शाम को, फिर वह अपना जहाँ जाना था गंतव्य पर वो चला गया। इसके बाद कॉल ऑफ का भी प्रयोग करते हैं, कॉल समथिंग ऑफ, कॉल समथिंग ऑफ, कॉल समथिंग ऑफ का क्या अर्थ होता है, जैसे आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, तो ट्रिप पर जा रहे हैं तो उसको आप कैंसिल करते हैं, कॉल ऑफ का अर्थ होता है टू कैंसिल, कैंसिल करना, या टू विड्रॉ, वापस लेना भी होता है। जैसे कॉल ऑफ का, जैसे आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं तो ट्रिप पर जाने का जो डिसीजन था उसको आप कैंसिल करते हैं, जैसे ही कॉल्ड ऑफ द ट्रिप टू मनाली बिकॉज ऑफ इनसेसेंट रेन्स। अब इनसेसेंट रेन्स मीन्स क्या होता है, इट इज रेनिंग कंटिन्यूअस। इनसेसेंट रेन्स का क्या अर्थ होता है, जब मूसलाधार वर्षा होती है, लगातार वर्षा होती है तो उसको बोलते हैं इनसेसेंट रेन्स। अब इसमें देखोगे तो ये भी होता है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग हैवीली, इसका भी प्रयोग करते हैं। तो खैर आगे चलते हैं, तो कॉल ऑफ में जैसे ट्रिप पर जा रहे हैं तो उसको कैंसिल करना। दूसरा इसका एक और अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है जैसे कोई मूवमेंट या किसी प्रोटेस्ट को, किसी मूवमेंट को या किसी स्ट्राइक को वापस ले लेना, जैसे कॉल ऑफ काफी इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे एक सेंटेंस में महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो वो वापस ले लिए। किसी डील को भी कैंसिल करना, उसके लिए भी कॉल ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द क्रिकेट मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, इसका भी प्रयोग करते हैं कॉल ऑफ का। उसके बाद आगे चलते हैं, कॉल इन भी होता है, कॉल इन। कॉल इन में आप देखोगे तो दो कॉल इन से दो फ्रेजेज बनते हैं, एक बनता है कॉल इन, एक होता है कॉल समबडी इन। ये दोनों के अलग अलग अर्थ, कॉल इन और कॉल समबडी इन, इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कॉल समबडी इन, जैसे कहते हैं हिज फादर इज इल प्लीज कॉल इन अ डॉक्टर, डॉक्टर को बुलवाना है उनके सर्विस के लिए, उनकी सेवा लेने के लिए, तो यहाँ पर कॉल इन का प्रयोग करते हैं। और कॉल इन समबडी हुआ तो कॉल इन अ डॉक्टर, कॉल इन का एक अर्थ होता है टू मेक अ टेलीफोन कॉल, स्पेशली कहाँ, जहाँ आप काम करते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उसको यदि कोई फोन, जैसे टुडे 5 टीचर्स हैव कॉल्ड इन सिक, आज 5 टीचर्स ने फोन किया कि वो बीमार है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि कॉल इन का प्रयोग कर सकते हैं। एक और फ्रेज है कॉल ऑन, कॉल ऑन या कॉल अपॉन का भी प्रयोग करते हैं।
कॉल ऑन और कॉल अपॉन। जैसे किसी को इनवाइट करते हैं स्टेज पर आने के लिए, या किसी को कहते हैं ये स्टेज पर आने के लिए, टू आस्क और टू इनवाइट समबडी टू कम ऑन द स्टेज टू डिलीवर अ शॉर्ट स्पीच और टू मेक अ शॉर्ट स्पीच, तो वहाँ उसके लिए हम करते हैं। जैसे ही कॉल्ड अपॉन द चेयरमैन टू कम ऑन द स्टेज एंड डिलीवर अ शॉर्ट स्पीच। तो इस प्रकार से कॉल अपॉन का भी प्रयोग करते हैं, कॉल ऑन का भी प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे कॉल अप भी एक फ्रेजल वर्ब है। कॉल अप, कॉल अप का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कॉल अप। तो कॉल अप में आप इसमें भी देखोगे तो दो चीज, एक क्या है, एक है तो कॉल समथिंग अप, एक होता है कॉल समबडी अप, ये दो चीज। अब कॉल समथिंग अप में है जो किसी चीज को आप जब याद करते हैं, टू ब्रिंग समथिंग इन योर माइंड, जिसके लिए एक सिनोनिम रिकॉल भी है। अब उसमें थोड़ा जाएंगे तो और आपको समझाएंगे, रिकॉलेक्ट, रिकॉल, रिमेंबर, ये सब में अंतर है। तो रिकॉल मीन्स क्या, टू ब्रिंग समथिंग बैक इनटू योर माइंड, मन में किसी बात को लाना, उसको बोलते हैं टू कॉल अप। और कॉल समबडी आपका अर्थ होता है टू मेक ए टेलीफोन कॉल टू समबडी, जो किसी को फोन करना। जैसे हिज फ्रेंड कॉल्ड अप हिम टू रिटर्न हिज नोटबुक, उसको फोन किया कि उसका नोटबुक उसको वापस कर दे। इस प्रकार से कॉल अप का भी प्रयोग करते हैं। कॉल से बनने वाले कुछ इडियम्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट इडियम्स। ऐसे जब इडियम्स एंड फ्रेजेज का जब सीरीज चलेगा उसमें इडियम्स को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी चूंकि कॉल है तो थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। जैसे कॉल समबडीज ब्लफ, कॉल समबडीज ब्लफ एक इडियम है। इसका क्या अर्थ होता है, कॉल समबडीज ब्लफ लिखते हैं, जैसे कॉल समबडीज ब्लफ, ठीक ना, एक ये इडियम है, ठीक है, ये इडियम है। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है तो कोई व्यक्ति जब आपको थ्रेटन करता है, धमकी देता है, और आप जानते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकता, उस परिस्थिति कहते हैं, जैसे डोंट थ्रेटन मी जस्ट कॉल योर ब्लफ, धमकी मत दो, जो करना है तुम कर लो, क्योंकि स्पीकर ये समझता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। इस अर्थ में कॉल समबडीज ब्लफ का प्रयोग करते हैं। कॉल से और भी इडियम्स हैं, जैसे कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग। आप कोई काम को कर रहे हैं लंबे समय से, आप उसको स्टॉप कर देते हैं। जैसे द टीचर हैज बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर ओवर 20 years, नाउ ही हैज डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। अर्थ हुआ कि टीचर हैज बीन टीचिंग, इस इंस्टीट्यूशन में, इस स्कूल में 20 वर्ष से अधिक समय से पढ़ाते आ रहे हैं, और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अब उस पर ये टीचिंग का काम बंद कर देंगे, टू स्टॉप टीचिंग। तो इस अर्थ में कॉल इट अ डे का प्रयोग। एक और इडियम है, जैसे कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जो चीज है सही को सही कहना, जो फैक्ट है उसको वही चीज कहना, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं है, जो है उसको वही चीज कहना। कॉल इट अ डे और कॉल अ स्पेड अ स्पेड। और इडियम्स एंड फ्रेजेस जब इडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज में चलेंगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। He turned and walked away, his head nearly a foot up the other's lower. इसमें दिया he turned and walked away. He turned, वह मुड़ा, and walked away, और चला गया, ठीक। His head nearly a foot up the others. और उसका जो हेड था, सिर जो था, वह दूसरों से लगभग, नियरली मीन्स लगभग 1 फीट ऊपर था, ऊंचा था, यही इसका अर्थ है। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है, walked away, walked away, walk away क्या है, walk away एक फ्रेजल वर्ब। walk away का प्रयोग आप कब करते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आगे आप देख रहे हैं कि कोई भीड़ भाड़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, आप उसमें नहीं फंसना चाहते हैं और फिर आप दूसरे तरह से निकल जाते हैं, इसके लिए भी walk away का प्रयोग करते हैं। जैसे walk away from somebody and walk away from something का प्रयोग करते हैं। walk away from something का वही कि किसी सिचुएशन को डील ना करना और वहां से अपने को पीछे हट जाना, अपने को वापस कर लेना। walk away from somebody मीन्स किसी से अपने को दूर हो जाना। जैसे he walked away from his family, वह अपने परिवार से दूर चला हो गया, गुस्सा होकर परिवार को छोड़ दिया।
जब कोई परिवार को छोड़ देता है तो उसके लिए कहते हैं ही वॉकड अवे फ्रॉम हिज फैमिली। वॉक अवे का इस तरह से वॉक से बनने वाले और सारे फ्रेजेज होते हैं, लेकिन इडियम्स एंड फ्रेजेज में उसको एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर होगा, थोड़ा इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस का अर्थ तो आपने समझ गया। अब इसमें एरर क्या है? इसमें एरर क्या है? हिज हेड नियरली अ फुट अप द अदर्स। अप द अदर्स क्या होगा? दूसरों से 1 फुट अधिक ऊंचा। यहाँ पर अप का प्रयोग गलत है, यहाँ पर क्या होगा? एभव का प्रयोग। एभव जैसे आप देखोगे कि एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और फिर एक यहाँ है, तो आप ऐसा जो कंपैरिजन करते हैं, यह जो है, यह पॉइंट, इस पॉइंट को अगर लें, इस पॉइंट से यह पॉइंट एभव है, इसको एभव बोलते हैं। एक और वर्ड होता है ओवर। ओवर का प्रयोग आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई, मान लो कि अम्ब्रेला है, यहाँ कोई व्यक्ति है, तो कहेंगे दिस अम्ब्रेला इज ओवर द हेड ऑफ दिस मैन। इसके ऊपर आच्छादित है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, तो इसको, इसके लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्काई इज ओवर आवर हेड, ये एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक। तो इस प्रकार से अंतर आपको समझना पड़ेगा। एभव में इस प्रकार से एभव ऐसे प्रयोग करेंगे और ओवर का इस तरह से प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? एक व्यक्ति दूसरा, तो इस पॉइंट को दिखाया, ये जो है ये 1 फुट एभव है, इसलिए एभव का प्रयोग होगा। तो इसमें एरर क्या हो गया? सी में। क्वेश्चन नंबर 8, ही पार्क्ड द कार फ्रंट ऑफ द हाउस एंड हेडेड डाउन द स्ट्रीट। अर्थ क्या है? ही पार्क्ड द कार, उसने कार को पार्क किया फ्रंट ऑफ द हाउस, मीनिंग बता रहा है जो घर के सामने, घर के आगे, मीनिंग यही बता रहा है, फ्रंट ऑफ द हाउस एंड हेडेड डाउन द स्ट्रीट, और गली की तरफ चल दिया। तो यहाँ पर फ्रंट ऑफ द हाउस तो होगा नहीं, तो क्या होगा? यहाँ पर होगा इन फ्रंट ऑफ। क्या है ये जो है? इन फ्रंट ऑफ, ये एक फ्रेज है। इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, ठीक है, के सामने। तो यहाँ पर एरर इसमें क्या है? इसमें एरर है बी में, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। द सेलर्स divided his money around themselves and the ship sailed on. The sailors जो थे नाविक, sailors divided his money। अब यहाँ पर अगर थोड़ा गौर से देखो तो the sailors divided his गलत लग रहा है। The sailors प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन जो है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, ये देयर का प्रयोग होना चाहिए। The sailors divided their money होना चाहिए। तो यहाँ एक एरर लग रहा है, their money अराउंड देमसेल्व्स। अब इस मीनिंग बता रहा है कि आपस में मनी को डिवाइड किया। तो यहाँ पर अराउंड तो होगा नहीं, अराउंड का मतलब हो गया क्या? चारों ओर हो गया, आसपास हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? एमोंग का प्रयोग होना चाहिए। एमोंग देमसेल्व्स, दो व्यक्ति के बीच में बांटा तो बिटवीन का प्रयोग होगा। अगर 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में अगर बांटा है, डिवाइड किया है, तो उसमें एमोंग का प्रयोग करेंगे, तो एमोंग देमसेल्व्स होगा एंड द शिप सेल्ड ऑन। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अब यहाँ भी एरर, यहाँ भी एरर, ये कैसे होगा? तब एक अर्थ इसका है क्या? द सेलर्स डिवाइडेड ही, ये हीज जो है किसी थर्ड पर्सन के लिए अगर प्रयोग किया गया हो, हीज कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके मनी को सेलर्स ने डिवाइड किया, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए। ये पार्ट में, इस पार्ट में गलती नहीं होगा, तब एरर यहाँ होगा। ये संभव है कि किसी दूसरे के मनी को सेलर्स ने डिवाइड किया, ठीक है। इसमें एरर किस में होगा? इसमें बी में एरर। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ जैसे है सेल्ड ऑन, सेल से एक सुंदर फ्रेज बनता है, सेल थ्रो। सेल थ्रो मीन्स होता है जो टू पास द एग्जामिनेशन वेरी इजीली, और टू पास अ टेस्ट वेरी इजीली विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। आसानी से किसी एग्जाम को पास कर जाना या टेस्ट को पास कर जाना, उसके लिए सेल थ्रो का हम प्रयोग करते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है, उसके लिए सेल थ्रो का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग इडियम के रूप में होता है, सेल थ्रो का प्रयोग, ठीक है। सेल थ्रो, टू पास एन एग्जामिनेशन और टेस्ट इजीली। अब एग्जांपल में जैसे द न्यू स्टूडेंट सेल थ्रो द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अर्थ हो गया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, एंट्रेंस टेस्ट को न्यू स्टूडेंट ने आसानी से पास कर गया, उसके लिए क्वेश्चन इजी हो। इस प्रकार सेल थ्रो का प्रयोग करते हैं। चलते हैं 10th क्वेश्चन। थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक। इसका क्या है? ये कह रहा है गेटिंग मी ऑफ द हुक, टू गेट ऑफ द हुक, टू गेट ऑफ द हुक, ये एक इडियम होता है, टू गेट ऑफ द हुक। जैसे किसी ऑकवर्ड सिचुएशन से बचकर निकल जाना, टू एस्केप फ्रॉम एन ऑकवर्ड सिचुएशन, इसके लिए भी
प्रयोग करते हैं टू गेट ऑफ द हुक का। या अब कोई व्यक्ति है जो वह कोई गलत काम कर रहा है और वो पकड़ा गया, ठीक है ना, पकड़ा गया है और उसको बिना पनिशमेंट दिए हुए अगर वह छूट जाता है तो उसके लिए उस सेंस में विदाउट बीइंग पनिश्ड इफ ए पर्सन इज गेट आउट ऑफ द सिचुएशन वेयर ही हैड टू बी पनिश्ड, वहां से वो निकल जाता है, इस सिचुएशन के लिए कहते हैं जो गेट ऑफ द हुक, गेट ऑफ द हुक। तो सो थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक, ये ओ एफ नहीं होगा, वो डबल एफ होगा, ऑफ द हुक। कॉल से एक और फ्रेज होता है कॉल से, तो कॉल फॉर में आप देखोगे तो कॉल फॉर समथिंग और समबडी, ये दोनों होता है। कॉल फॉर समथिंग का अर्थ होता है तो किसी चीज की मांग करना, टू नीड समथिंग, टू नीड समथिंग। जैसे द केस ऑफ रॉबरी इन दिस टाउन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, द सिचुएशन कॉल्स फॉर एन इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन। अब कॉल फॉर समबडी का प्रयोग कैसे होता है? तो समबडी का प्रयोग होता है जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं जाना है, रास्ते में किसी को पिकअप करना है और फिर उसको लेकर के जाना है। आप कहीं जा रहे हैं और किसी को पिकअप करते हुए फिर आगे बढ़ जाना। तो जैसे आप एग्जांपल देते हो, आई विल कॉल फॉर यू एट 5 o'clock in the morning, you have to get ready, we have to go to Patna। मतलब आप जाएंगे और उनको लेते हुए और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।